हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी फ्रांस कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना था। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो उसमें हमने देखा था फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी। ठीक है, 18th सेंचुरी में जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो कैसी थी। फिर हमने देखा था कि जो आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशन का जो आउटब्रेक यानी जो रेवोल्यूशन कैसे हुआ था, जो 14 जुलाई 1789 वाला इंसिडेंट था वो क्यों हुआ था। ठीक है, इसके बारे में हमने सारा पढ़ा था। अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, जो इसमें क्या बन जाता है, फ्रांस क्या बन जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यानी जो फ्रांस पहले क्या था, पहले फ्रांस क्या था? मोनार्की था। अब क्या बन गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के वर्ड से ही पता चल रहा है कि मोनार्की भी है प्लस कॉन्स्टिट्यूशन भी है। यानी जो मोनार्की की जो पावर है, यानी मोनार्क की जो पावर है वो किससे लिमिट रहेगी? कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी मतलब उस सोसाइटी में क्या होगा, यानी उस कंट्री में या जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है वहाँ क्या होगा कि मोनार्क भी होगा यानी किंग भी होगा, और प्लस क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जिससे क्या होगी? वो पावर लिमिट कर देगा किसकी? किंग की। तो अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से फ्रांस क्या बन गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। तो अब जैसे कि नेशनल असेंबली जो थी, यानी वो नेशनल असेंबली कैसे बनी थी? जब 5 मई को 1789 के अंदर जब वो मीटिंग हो रही थी, स्टेट जनरल मीटिंग की, तब वहां पे क्या हुआ था? इन्होंने डिमांड रखी थी कि आप क्या करोगे, आपको हर एक मेंबर को एक वोट देना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना होगा। ठीक है, लेकिन किंग ने क्या कर दिया? इस चीज को रिफ्यूज कर दिया और उसके बाद में ये वहां से मीटिंग से चले गए और बाद में जाके टेनिस कोर्ट में, वर्सेल्स में जाके क्या करते हैं, ये वहां इकट्ठे होकर नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं खुद को। ठीक है, वो तो नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली क्या करती है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, और ये अब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो चुका है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन कब बन गया? 1791 के अंदर। कब बन गया? 1791 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पावर को लिमिट करना। किसकी पावर को? मोनार्क की पावर को। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव was to limit the power of monarch. These power instead of being concentrated in the hands of one person were now separated, assigned to different institutions in the legislature, executive, judiciary. अब जो ये पावर है वो पहले जिसके एक के पास यानी सिर्फ मोनार्क के पास थी, अब जो ये पावर है ये क्या आ गई है? ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई है किसके पास? अलग अलग लेवल के पास, अलग अलग पर्सन के पास, यानी अलग अलग डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर। अब जैसे ये पावर देखी हमने कि किसमें हुई? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में हुई थी। अब मुझे ये बताओ आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके कि जो ये सेपरेशन ऑफ जो पावर का जो आइडिया है ये कहाँ से आया था? ये कौन से फिलोसफर ने दिया था और जिससे ये इंस्पायर्ड हुए तभी इन्होंने ये आइडिया लेके आए? तो ये आइडिया किसी ने दिया था, किसी ने तो दिया होगा। तो वो फिलोसफर कौन थे? अब दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और इस तरीके से क्या बन गया? फ्रांस क्या बन गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। अब देखेंगे जब न्यू फ्रांस यानी जब एक फ्रांस जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना तो उसके बाद जो इलेक्शंस वगैरह होते थे वो किस तरीके से होते थे, अब वो हम पढ़ेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना 1791 के अंदर, तो उसमें क्या है? पावर किसके पास? जो पावर थी नेशनल असेंबली के पास, वो जो जितने भी सिटीजन वो सारे क्या होंगे? इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 1791 vested the power to make laws in the national assembly which was indirectly elected. अब जो भी लॉ वगैरह बनाएंगे वो किसके पास होगी? जो नेशनल असेंबली है उसके अंदर जो लोग होंगे वो क्या होंगे? इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। अब देखो कि जो इसमें जो मैं आपको पहले समराइज कर पूरा बता देती हूँ कि जो इलेक्शंस होते हैं इसके अंदर जो नए इलेक्शंस है उसमें क्या होते हैं? एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स है। ठीक है, एक्टिव सिटीजन्स वो है जो क्या करेंगे? इलेक्टोरेट को इलेक्ट करेंगे, और वही इलेक्टोरेट मिलकर क्या वही इलेक्टोरेट क्या बनाएंगे? नेशनल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो अब देखो मैंने एक्टिव बताया और पैसिव बताया। पैसिव सिटीजन्स वो है जिनके पास राइट टू वोट नहीं है, वो वोट नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? एक तो जो राइट टू वोट उन्हीं के पास है, एक्टिव सिटीजन्स वही है। एक तो मैन होंगे और प्लस क्या होगा? उनके पास क्या होंगे? जो टैक्स पेयर होंगे। यानी कितना टैक्स पेयर होना चाहिए? जितना एक लेबर एक दिन में कमाता है, तो जितना एक लेबर 3 दिन में कमाता है उतना उसको एक दिन में टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, यानी 3 दिन की जो लेबर वेज होती है उतना ही उसका एक दिन का टैक्स पे होना चाहिए। वही किस में आएगा? एक्टिव सिटीजन्स में। और ओनली मैन, विमेन नहीं आएंगे। विमेन एक्टिव में ना किसी में। तो पैसिव सिटीजन्स में कौन आएगा? विमेन आएगी। ठीक है, और वो लेबर जो टैक्स पे नहीं कर रहे वो लोग आएंगे, और जो पुअर पीजेंट्स वगैरह जो भी है वो सारे किस में आएंगे? पैसिव सिटीजन्स में आएंगे। ठीक है, और जो एक्टिव सिटीजन है वो सिर्फ क्या होंगे? मैन प्लस 25 ईयर्स एज
प्लस टैक्स पेयर होने चाहिए कितने, 3 दिन की जो लेबर वेज होती है उतना उनका एक टैक्स पे होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारे एक्टिव सिटीजन्स। यही क्या बनाएंगे, इलेक्टोरेट को करेंगे, 50,000 इलेक्टोरेट को क्या करेंगे, ये इलेक्ट करेंगे, और वही इलेक्टोरेट मिलकर क्या बनाएंगे, मतलब वही इलेक्टोरेट क्या करेंगे, आगे इलेक्ट करेंगे किसको, नेशनल असेंबली के मेंबर्स को, ठीक है। अब जो नेशनल असेंबली के मेंबर वही बन सकता है जो क्या होगा, जिसके पास हाईएस्ट टैक्स पेयर होगा, यानी सबसे ज्यादा टैक्स वो पे करता होगा। यानी अब यहाँ देख रहे कि यहाँ पे इनइक्वालिटी है, अनजस्टिस है, किस तरीके से देखे कि सबको इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, यानी जो वेल्दी है वही क्या कर रहा है, नेशनल असेंबली में बना रहा है। ये तो पहले भी वही हो रहा था, तो अभी भी वही हो रहा है, ठीक है। ये था हमारा नया सिस्टम। अब इसको हम थोड़ा थ्योरी में समझते हैं। Citizens voted for a group of electors who is in turn choose the assembly. Not all citizens, however, had the right to vote. अब ये उनके पास, सबके पास राइट टू वोट नहीं था, किसके पास था, ओनली मैन, सिर्फ मैन के पास था, अबव 25 ईयर्स। अब इन्हीं मैन के अंदर और भी है, यानी इन्हीं मैन के अंदर सिर्फ उनके पास राइट था जो क्या है, टैक्स पेयर है, कितने, जो 3 दिन में एक लेबर, 3 दिन की जो लेबर वेज होती है उतना ही उसका टैक्स पे होना चाहिए एक दिन का, तो वो क्या होता है हमारे, वही राइट टू वोट उनके पास मिलेगा। Who had paid taxes equal to at least 3 days of laborers' wages were given the status of active citizens, that is they were entitled to vote. अब जो रिमेनिंग यानी बाकी के जो मैन विमेन जो भी पुअर पीजेंट्स जितने भी लोग हैं वो सारे किस में आएंगे, पैसिव सिटीजन्स में। द रिमेनिंग मैन ऑल एंड वुमेन वर क्लास एज पैसिव सिटीजन्स। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर and then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayer. अब जो ये इलेक्टर और जो ये मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बनना है तो उसके लिए इस मैन के पास क्या होना चाहिए, हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर, सबसे ज्यादा टैक्स पेयर होना चाहिए, वो टैक्स पेयर हो जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करता हो। यानी इसमें भी सिर्फ कौन बन सकते हैं मेंबर, मैन, ओनली मैन। अब देखो ये हमारा क्या है उस टाइम का, ये पूरा सिस्टम है। उस टाइम में जो सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम जो था अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 1791 के अंदर, तो इसमें जुडिशरी दिख रही है, एग्जीक्यूटिव दिख रहा है, लेजिस्लेचर दिख रहा है। अब देखो ये हमारे क्या है, पैसिव सिटीजन है सारे। इसमें कौन है, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है। इसमें अबाउट 3 मिलियन मैन है, विमेन है, चिल्ड्रन है, यूथ बिलो 25। सारे जो 25 से बिलो के यूथ है वो सारे इसी में आते हैं, तो वो किस में होंगे, पैसिव सिटीजन्स में। और जो ये एक्टिव सिटीजन है वो क्या है, जिनके पास वोट है, यानी राइट टू वोट है। ये कितने हैं, 4 मिलियन है पॉपुलेशन के, जिसमें 28 मिलियन पूरी फ्रांस की पॉपुलेशन है, उसके अंदर सिर्फ 4 मिलियन जो है वो वोट दे सकते हैं, ठीक है। अब जो ये एक्टिव सिटीजन्स है वही क्या करेंगे, इलेक्टोर करेंगे, यानी इनको इलेक्ट करेंगे। ये कितने होंगे, 50,000 मैन। अब ये इलेक्टोर वोट करेंगे किसके लिए, नेशनल असेंबली के लिए। ये कितने होंगे, 745 मेंबर्स। ये हो गया लेजिस्लेचर, ये कंट्रोल करेंगे मिनिस्टर्स को, ठीक है। और जो नेशनल असेंबली क्या करेगी, इनको कंट्रोल भी कर सकती है। और ये हमारे लिए जुडिशरी, इसमें भी क्या है, जो जज है उसको भी कौन इलेक्ट, जज को इलेक्ट कौन करेंगे, एक्टिव सिटीजन इलेक्ट करेंगे वोट देके। तो ये था उस टाइम का पॉलिटिकल सिस्टम। अब देखते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1791 के अंदर, उसमें क्या था। जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके वो स्टार्ट कहाँ से होता है, प्रीएम्बल से होता है। लाइक सिमिलरली जैसे इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किससे स्टार्ट था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। राइट ऑफ मैन, ओनली मैन, ठीक है। राइट सच एज राइट टू लाइफ, इसमें क्या राइट दिए गए हैं, राइट टू लाइफ, यानी नेचुरल राइट्स की बात की कि वो राइट्स कोई नहीं छीन सकता, वो राइट्स हमें बाय बर्थ मिला है, ठीक है। हम कहीं और मतलब कहाँ पे किस फैमिली में बॉर्न हुए इससे कोई मतलब नहीं है, ये राइट आपका बाय बर्थ। आप कहीं भी मतलब कहीं भी जन्म लेते हो, कहाँ से भी हो, कहीं से भी हो, वो मतलब फ्रांस से ही होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप अमेरिका से पैदा हो तो बोले कि हमें राइट टू लाइफ दो, वो नहीं होगा, ठीक है। तो इनकी इसमें जो फ्रांस में जो लोग हुए थे, बर्थ लिए थे, ठीक है, बाय बर्थ इनको क्या मिलेगा, नेचुरल राइट्स मिलेगा। इसमें राइट टू लाइफ नेचुरल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ वर इन नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स, यानी अलीन नहीं हो सकती, अलग नहीं हो सकती। ये राइट्स क्या मिलेंगे आपको, नेचुरल यानी बाय बर्थ है। दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे।
अब क्या ये क्या, अब इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन में और भी चीज थी कि ये क्या, इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट आवर सिटीजन ऑफ नेचुरल राइट्स, यानी ये जो नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जो ड्यूटी है वो किसके पास होगी, स्टेट के पास। स्टेट क्या करेगा, ये नेचुरल राइट्स को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो ये था उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टार्टिंग का जो मैंने बताया, ये देखो ये है स्टार्टिंग का पेज, ठीक है। इसमें देखो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक जंजीर टाइप का, ठीक है। ये विमेन, ये सारे जो आगे हम पढ़ेंगे इसके इंपॉर्टेंट सिंबल्स वगैरह भी, कि इसमें जो सिंबल्स वगैरह यूज होते हैं वो सारे हम सिंबल्स को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।